हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी माँ सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ये सेशन है आपका वीक फर्स्ट का थर्ड सेशन, जिसके अंतर्गत हम जीएस पेपर 3 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा इकोनॉमी सेक्शन से और 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट सेक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन से है, जिसके अंतर्गत आपसे ये पूछा गया है कि नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी क्या है, आर्थिक विकास के रूप में इसे समान रूप से और स्थायी रूप से कैसे उपयोग किया जा सकता है, और इस संबंध में भारत की क्या ताकत है, यानी कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है और क्या उसकी वीकनेसेस हैं, उसको आपको प्रस्तुत करना है 250 शब्दों में। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ब्लू इकोनॉमी के बारे में बताना है, फिर आपको ये बताना है कि आर्थिक विकास के लिए इसे समान रूप से कैसे उपयोग किया जा सकता है, और भारत के लिए क्या इसकी स्ट्रेंथ है और क्या इसकी कमजोरियां हैं, उसके बारे में भी आपको चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो ब्लू इकोनॉमी है ये अर्थव्यवस्था के विकास और मानव की भलाई के लिए जो समुद्री संसाधनों के रणनीतिक एवं सतत उपयोग को ये संदर्भित करता है। एक गुंटर पाउली की एक पुस्तक थी जिसका नाम था द ब्लू इकोनॉमी, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। उसने ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा को अस्तित्व में लाया। इसके साथ ही ये मानव जाति की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक हरित दृष्टिकोण यानी कि ग्रीन अप्रोच को प्रदान करता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें भारत की स्थिति की, तो जो भारत की तट रेखा है यानी कि जो कोस्टल लाइन है वह लगभग 7,500 किलोमीटर की है, और हमारा जो 2.02 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत के पास है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वह होते हैं जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं, जहां पर जो महासागर है उसकी दोहन क्षमता का हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें भारत में ब्लू इकोनॉमी की संभावनाओं के बारे में, तो इसमें सबसे पहली संभावना दिखती है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्योंकि इससे आय सृजन होगा, जिससे देश के अंतर्गत नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे, जो कि अल्टीमेट रूप से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कारण बनेगा। इसके साथ ही ऊर्जा के हमारे जो नए संसाधन हमको प्राप्त होंगे, दवाओं के लिए मूल्यवान रसायन हमको प्राप्त हो सकेंगे। इसके अलावा हमारे गहरे समुद्र में जो खनिज हैं, प्रोटीन भोजन है और जो खाद्य सुरक्षा विविधीकरण इसके माध्यम से किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें वैश्विक जीडीपी की, तो कम से कम इसमें जो 3 से 5% है वह महासागरों से आता है। इस प्रकार से ये जो ब्लू इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन कर सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें सामाजिक आर्थिक विकास में ब्लू इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो इसमें जो राष्ट्रीय सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो हमारे पड़ोसियों के साथ जो संपर्क है उसको मजबूत करने का ये हमारे लिए अभूतपूर्व अवसर देता है। इसके साथ ही आजीविका सृजन, ऊर्जा सुरक्षा, तटीय समुदाय के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में सुधार में भी ये काफी ज्यादा लाभदायक होगा। इसके अलावा भारत के प्रयासों को सुदृढ़ करेगा, जैसे कि 2030 तक हमें समुद्री संसाधनों का सतत प्रयोग करना है, भूख एवं गरीबी के उन्मूलन करना है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिनको हमें 2030 तक अचीव करना है, तो उनको प्राप्त करने में भी ये भारत की मदद करेगा। इसके साथ ही इसके कई सारे पर्यावरणीय लाभ भी होंगे, क्योंकि जो मैंग्रोव और जो अन्य वनस्पति है समुद्र के आवास एवं ब्लू कार्बन से ये 25% CO2 को अलग करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा जो मैंग्रोव जो वृक्ष होते हैं ये एक बाढ़ एवं तूफानों से तटीय समुदायों की रक्षा करते हैं। इसके साथ ही जो सतत नीली अर्थव्यवस्था है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य जो कि 2030 के अंतर्गत हमें अचीव करने हैं। इसके साथ ही हमारा जो पेरिस जलवायु समझौता है 2015 का, और जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2017 के तहत जो हमने प्रतिबद्धताएं की हैं उसको अचीव करने में भी ये काफी ज्यादा लाभदायक होगा, जो कि हमें अल्टीमेट रूप से पर्यावरणीय लाभ प्रदान करेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में जो ब्लू इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन की, तो ये कारण बनता है टिकाऊ समुद्री ऊर्जा का, जो कि उस समाज के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं और भविष्य में हमें समुद्री संसाधनों पर निर्भरता इसके अंतर्गत हमारी बढ़ेगी, जिसके लिए हमें इसमें पर्यावरणीय इंजीनियरिंग और उस क्षेत्र के लिए जो मानव संसाधन की आवश्यकता है उनकी इसके अंतर्गत वृद्धि करने की जरूरत है, जिससे कि हम जो टिकाऊ समुद्री ऊर्जा है, जो अक्षय ऊर्जा है, उसका उत्पादन आसानी से कर सकें।
इसके अलावा अगर हम बात करें खनिज संपदा के क्षेत्र में, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण है यानी कि जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, उसके अनुसार जो पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स हैं, सल्फाइड हैं, कोबाल्ट रिच फेरोक्रस्ट के जो विशाल भंडार इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, और इसमें जो खनन के अधिकार दिए जाते हैं वह 200 नॉटिकल माइल्स तक दिए जाते हैं, और जो कि भारत के ये जो अधिकार हैं उसको अभी विस्तृत कर दिया गया है, और भारत पहले ही इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुका है, और वह जापान, अमेरिका और चीन के साथ इस लीग में वह प्रवेश कर चुका है। तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के अंतर्गत भारत को जो खनन के अधिकार मिले हैं इस खनिज संपदा के, तो ये भारत की खनिज की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा जो मत्स्य पालन की अगर हम बात करें, तो जो सतत मत्स्य पालन है उससे भारत का अधिक राजस्व इसके अंतर्गत सुनिश्चित हो पाएगा, जो कि अल्टीमेट रूप से आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें समुद्री परिवहन के क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी की, तो जो व्यापार किए जाने वाले जो सामान होता है उसमें जो 80% है वह समुद्र से ही किया जाता है। इसके अलावा समुद्री सेवा क्षेत्र जो नीली अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो कि 2022 तक ये $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गई थी। इसके अलावा हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो व्यापार का एक प्रमुख माध्यम है, तो इसके लिए भारत की महत्वता यहाँ पर बढ़ जाती है, और ये जो ब्लू इकोनॉमी है जो कि समुद्री परिवहन के लिए काफी ज्यादा लाभदायक यहाँ पर बन जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें पर्यटन के क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी के योगदान की, तो ये तटीय पर्यटन को ये बढ़ावा देता है, जिससे कि उस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, जो कि अल्टीमेट रूप से उस क्षेत्र के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा जो हमारे महासागर होते हैं एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में उपयोग में आते हैं, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है उसको कम करने में ये अपना योगदान देते हैं। इसके अलावा जो महासागर है जल का 97% और ये पूरे जीवन का लगभग 99% जीवन का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में इसके संसाधनों का सतत उपयोग करना जो ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत है काफी ज्यादा लाभदायक हो सकता है। तो ये हमने बात की ये जो ब्लू इकोनॉमी है उसके लिए भारत की क्या क्या संभावनाएं इसके अंतर्गत हो सकती हैं। तो ये हमने बात की ब्लू इकोनॉमी से संबंधित भारत की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में, तो इसमें जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसके अंतर्गत सुनामी या चक्रवात या मानव निर्मित जो आपदाएं होती हैं जैसे कि ऑयल स्पिल होना, तो इस तरीके के संकट इसके अंतर्गत आ सकते हैं। इसके अलावा जो समुद्र जनित आतंक का खतरा होता है जैसे कि समुद्री डकैती, कच्चे तेल या नशीली दवाओं का अवैध व्यापार इसके माध्यम से किया जाता है, तो वह भी इसके लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही इसमें अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिससे कि समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है, चक्रवात जैसी जो मौसमी घटनाएं हैं उसकी बारंबारता होती जा रही है, साथ ही साथ इसकी जो अम्लता है ओशियन की वह इसके अंतर्गत बढ़ती जा रही है, और जो प्रमुख समुद्री धाराएं हैं उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अल्नीनो और लानीना जैसे संकट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं वह ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं। इसके अलावा समुद्री प्रदूषण की अगर हम बात करें तो इसमें जो अनौपचारिक सीवरेज है, कृषि अपवाह है और जो प्लास्टिक जैसे समुद्री मलबे हैं वे इसके लिए सतत विकास के लिए काफी ज्यादा नुकसान पैदा करते हैं। इसके साथ ही इसमें जो चुनौती है वह है भू राजनीतिक मुद्दे, क्योंकि इसमें जो दक्षिणी चीन सागर की अगर हम बात कर लें या जो हिंद महासागर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच राजनीतिक संघर्ष देखने को मिलता है। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी है जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है कई देश इसका बार बार उल्लंघन करते हैं, जो कि ब्लू इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इससे जुड़ी हुई अन्य चुनौतियों के बारे में, तो इसमें जो समुद्री संसाधन है उसका अत्यधिक दोहन किया जाता है। इसमें अवैध रूप से, असूचित रूप से और अनियमित निष्कर्षण इसके माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एफएओ के अनुसार जो 57% मछली का दोहन इससे किया जाता है, लेकिन जो अन्य जो 30% है वह अति दोहन इसके माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा समुद्री क्षेत्रों के निकट असतत जो विकास किए जाते हैं, कई सारी जो बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, तो वह एक तरीके से ब्लू इकोनॉमी को चुनौती प्रस्तुत करते हैं। तो ये हमने बात की ब्लू इकोनॉमी से संबंधित चुनौतियों के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष के बारे में, तो इसमें रोजगार सृजन, समानता और पर्यावरण की जो सुरक्षा के व्यापक लक्ष्यों को ध्यान रखकर हमें इसके अंतर्गत विकास करना चाहिए। इसके अलावा समुद्र तल से जो खनिज खनन है उसमें प्रौद्योगिकी हमें जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही समुद्री जो आईसीटी है यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और जो परिवहन, शिपिंग और जो अन्य संचार सेवाएं, साथ ही साथ समुद्री अनुसंधान एवं विकास की जरूरत है। इसके लिए हमें एक ज्ञान केंद्र का निर्माण करने की आवश्यकता है।
इसके साथ ही हमारे जो हिंद महासागर जो सुरक्षा रणनीति के लिए मानवीय एवं प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र इसके अंतर्गत विकसित करने की जरूरत है। साथ ही साथ भारत को अपने महासागरों को केवल जल निकाय नहीं बल्कि उसका निरंतर आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संवाद के रूप में एक वैश्विक मंच के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जैसे जैसे समुद्री प्रदूषण कम होगा उससे हमें प्लास्टिक प्रदूषण हटाने की इसके अंतर्गत आवश्यकता है, जिससे कि हम ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत इसके संसाधनों का सतत विकास सुनिश्चित कर पाए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट खंड से, जिसके अंतर्गत आपसे ये पूछा गया है कि इको सेंसिटिव जोन क्या है, जैव विविधता के संरक्षण में क्या भूमिका वे निभाते हैं। इसके अलावा जो इको सेंसिटिव जोन द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न खतरों का परीक्षण कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो इको सेंसिटिव जोन है वह क्या होते हैं और ये जो जैव विविधता के संरक्षण में किस तरीके से भूमिका निभाते हैं और इनसे संबंधित खतरों के बारे में भी आपको डिस्कस करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो इको सेंसिटिव जोन होते हैं ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा संरक्षित क्षेत्र है। जैसे कि हमारे जो नेशनल पार्क्स हो गए या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, उसके आसपास का जो 10 किलोमीटर का एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन इसके अंतर्गत घोषित किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का, यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अधिनियम, तो उसके तहत इको सेंसिटिव जोन को अधिसूचित किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि संवेदनशील स्थानों की अगर हम बात करें तो इसके मामले में जो 10 किलोमीटर से अधिक चौड़ाई वाला जो इलाका है उसके अंतर्गत इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सकता है। यानी कि जो नेशनल पार्क्स हैं और जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके पास जो 10 किलोमीटर का एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित तो किया जा ही सकता है। इसके साथ ही जो अन्य जो सेंसिटिव जोन्स हैं उसको भी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो इको सेंसिटिव जोन है वह जैव विविधता के संरक्षण में किस तरीके से भूमिका निभाते हैं, तो जो इको सेंसिटिव जोन है वह शहरीकरण एवं जो अन्य विकासात्मक गतिविधियां हैं उसके प्रभाव को ये कम कर देते हैं। इसके अलावा जो संरक्षित क्षेत्र हैं जैसे कि हमारे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके आसपास इको सेंसिटिव जोन से ये शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र और जो कम सुरक्षा वाले क्षेत्र हैं उनके बीच में ये संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा जो इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत जो कि लुप्त प्राय जातियों के जो संरक्षण से संबंधित है तो वे इसके अंतर्गत उनमें काफी ज्यादा सहायता करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें काजीरंगा जो हमारा नेशनल पार्क है उसमें एक सींग वाला जो गैंडा है उसके संरक्षण के लिए इसके अंतर्गत इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा वनों की कमी इसके अंतर्गत कम हो जाती है और जो मानव पशु संघर्ष है वह भी इसके अंतर्गत डिक्रीज होता है। और जो स्थानीय क्षेत्र है, जो समुदाय रहते हैं, जो हमारी स्थानिक जनजाति हैं, उनको भी ये लाभान्वित करता है और उनके भी संरक्षण का ये प्रयास करता है। तो ये बात की हमने इको सेंसिटिव जोन हमारी जैव विविधता के संरक्षण में किस तरीके से भूमिका निभा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इको सेंसिटिव जोन के द्वारा सामना किए जाने वाले खतरों के बारे में, तो जो बांध है, जो सड़क है, शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का जो निर्माण है वह पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जिससे वहां का जो इकोसिस्टम है वह असंतुलित हो जाता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे कि सड़क का निर्माण किया जाता है जिसके कारण पेड़ों की कटाई की जाती है, मिट्टी के कटाव को यह प्रभावित करता है, जिससे वहां रहने वाली जो संरक्षित प्रजातियां हैं उनके आवास को वह नष्ट कर देता है। इसके साथ ही इसका जो अन्य खतरा है वह कानून संबंधी खतरा है। जैसे कि हमारे दो एक्ट हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये वन समुदाय के अधिकारों को मान्यता एवं अवैध शिकार पर रोक लगाने में ये दोनों जो एक्ट हैं विफल रहते हैं और ये जो दोनों एक्ट हैं विकासात्मक गतिविधियों के ये पक्ष में रहते हैं, जिसके कारण से जो हमारा इको सेंसिटिव जोन का जो कॉन्सेप्ट है वह कमजोर पड़ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो जो कर्नाटक का बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंतर्गत जो इको सेंसिटिव जोन को कम करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे संबंधित अन्य खतरों के बारे में, तो जो इसमें अस्थिर पर्यटन है वह भी एक तरीके से इको सेंसिटिव जोन पर खतरा है, क्योंकि इससे पर्यटन का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे वनों की कटाई, स्थानीय लोगों का विस्थापन और जो पर्यटक हैं अपने पीछे प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें आदि जो कचरा वहां पर फैला जाते हैं, तो वह भी एक तरीके से इको सेंसिटिव जोन को ये खतरा उत्पन्न करता है। इसके लिए जरूरी है कि हमें इको टूरिज्म को इसके अंतर्गत प्रमोट करने की जरूरत है। इसके अलावा जो इन्वेसिव
इन्वेसिव एलियन स्पीसीज होती है, यानी कि जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां होती हैं जैसे कि बबूल, यूकेलिप्टस के जो वृक्षारोपण किया गया है, तो ये प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले वहां पर जो वन है उनके लिए एक प्रतिस्पर्धी मांग तैयार करती हैं, जिसके कारण से ये वहां की जो स्थानिक प्रजातियां हैं उनके जीवन पर खतरा उत्पन्न हो जाता है और जो वहां की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य खतरों की, तो इसमें जो जलवायु परिवर्तन है, लगातार वैश्विक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे इको सेंसिटिव जोन पर भूमि, पानी एवं जो पारिस्थितिक तनाव है वह भी इसके अंतर्गत इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जो जंगल की आग है, आसाम की जो बाढ़ आती है, ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है और उसके रहने वाले जो वन्य जीवन है वे इससे काफी ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही वहाँ जो स्थानीय समुदाय रहते हैं उनका भी दबाव इसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि जो कृषि में उपयोग की जाने वाली स्लैश एंड बर्न जो खेती है, बढ़ती आबादी का जो लगातार दबाव है, साथ ही साथ वन उपज की जो बढ़ती मांग है, वह भी एक तरीके से इको सेंसिटिव जोन के लिए खतरा उत्पन्न करती है। तो ये हमने बात की इको सेंसिटिव जोन के लिए खतरों के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने की जरूरत है, जिसके अंतर्गत हमें वनीकरण, वन का पुनर्वनीकरण और जो खोए हुए आवास हैं उसका पुनर्जनन, और इसके अंतर्गत जो हमारे कार्बन पदचिह्न है यानी कि जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको भी कम करने की इसके अंतर्गत जरूरत है। इसके अलावा जो हमारी संरक्षण तकनीक है, संसाधनों का जो अतिदोहन हम कर रहे हैं, इसके जो प्रतिकूल प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूकता, उसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमें विकास के साथ सतत विकास को संतुलित करने के लिए सरकार, नागरिक समाज एवं हितधारकों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है, और हमारी जो गतिविधियों को निश्चित करके, जैसे कि हमारा वाणिज्यिक खनन, प्रदूषण पैदा करने वाले जो उद्योग हैं उनको इस पर बैन लगाकर, इस गतिविधियों को रोककर हम इसके अंतर्गत इसका सतत विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एनवायरनमेंट सेक्शन से है, जो कि जीएस पेपर 3 से है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि समुद्री संरक्षित क्षेत्र यानी कि मरीन प्रोटेक्टेड एरिया क्या है, उनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए देश में जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया जो नेटवर्क के विस्तार में आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके ऊपर चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बताना है, उसके महत्व के बारे में चर्चा करनी है, साथ ही साथ उससे संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां भारत के अंतर्गत हैं उसके बारे में भी आपको चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है उसको आईयूसीएन के द्वारा डिफाइन किया गया है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पर उपस्थित जल, वनस्पतियों, जीवों और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताओं सहित जो अंतर ज्वारीय और जो उप ज्वारीय जो भूभाग होता है उसको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जो संलग्न, आंशिक या संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई कानूनी या प्रभावी साधन उसके लिए आरक्षित एवं संरक्षित वहां पर किए जाते हैं। यानी कि जो उस मरीन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर कुछ संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो उस एरिया को इसके अंतर्गत मरीन प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है। इसके साथ ही जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है वे एक साधन के रूप में इसको अपनाया गया है। अगर हम बात करें हमारे प्रायद्वीपीय भारत की, तो इसमें 24 मरीन प्रोटेक्टेड एरिया विद्यमान है और भारतीय द्वीपीय क्षेत्रों में लगभग 100 से अधिक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया हमें देखने को मिलते हैं। जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो कच्छ की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और जो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वह भी इसके अंतर्गत एक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से मरीन प्रोटेक्टेड एरिया का ये जो क्वेश्चन है इसकी स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के महत्व के बारे में, तो ये आवासों के संरक्षण हेतु काफी ज्यादा लाभदायक है। जैसे कि अगर हम बात करें उड़ीसा के गंजम जिले में जो ऑलिव रीडले जो कछुए हैं जो कि मास नेस्टिंग करते हैं, जिसको एरिबाडा कहा जाता है, तो उनकी जो नेस्टिंग साइट है उसको बचाने में ये काफी ज्यादा सहायक होते हैं। और ये जो क्षेत्र है समुद्री कटाव के कारण संकटग्रस्त जो रहते हैं उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन
प्रदान करते हैं। इसके अलावा वहाँ की जो स्थानिक प्रजातियां हैं उसकी रक्षा में ये सहायक होते हैं, क्योंकि जो स्थानिक प्रजातियों की जो आक्रामक प्रजातियों से निपटने में ये अधिकारियों की मदद इसके अंतर्गत मिलती है। इसके साथ ही यहाँ पर जो क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उनको कई सारे इसमें खोजें करने का मौका मिलता है। इसके साथ ही ये जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं यहाँ पर मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया जो नेटवर्क की जो घोषणा की जाती है, यहाँ पर जो अन्य भूमि उपयोग के लिए आवास स्थान के रूपांतरण, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, घरेलू एवं औद्योगिक जो अपशिष्ट होते हैं उसका जो प्रदूषण है आदि समस्या का निवारण यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा जो आय सृजन में ये सहायता करते हैं, क्योंकि जो प्रकृति आधारित मनोरंजन के स्थल होने के कारण जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है किसी क्षेत्र के समुद्री पर्यटन को प्रोत्साहित करते हैं। इसके साथ ही यहाँ की जो स्थानिक आर्थिक विकल्पों को भी ये विविधता प्रदान करते हैं। तो ये हमने बात की इसमें जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है उसके महत्व के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इससे संबंधित चुनौतियों के बारे में, तो इसके घटकों के बीच में हमें मतभेद देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी क्षेत्र का जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करने के लिए किन घटकों को सम्मिलित किया जाए, इस पर कोई अभी सहमति व्याप्त नहीं है। इसके साथ ही इन घटकों में क्षेत्र का आकार, उनके पर्यावरण स्थलों की विविधता इसके अंतर्गत देखी जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें वित्तीय संसाधन की, तो भारत जैसा जो विकासशील देशों के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण ऐसे क्षेत्रों को बनाए रखना और उसे प्रबंधित करना काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। इसके साथ ही इसकी जो आलोचना की जाती है कि ये केवल एक पेपर वर्क है, तो उसको एक पेपर पार्क के रूप में आलोचना इसकी की जाती है। जैसे कि सामाजिक परिस्थितियों और संरक्षण प्रयासों के बीच जो सामंजस्य के अभाव के कारण जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है ये केवल एक पेपर पार्क के रूप में बनकर रह गया है। इसके साथ ही नेटवर्क का विस्तार करने में इसमें कठिनाई आती है, क्योंकि जो तटीय क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक निर्भरता के कारण मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है उसको राष्ट्रीय उद्यानों और जो अभ्यारण्य के रूप में विस्तारित करना इसका कठिन हो जाता है। इसके साथ ही इससे संबंधित हमारे पास डेटा की भी कमी है, क्योंकि जो प्रजातियों की स्थिति, उनका जो वितरण यहाँ पर किस तरीके से है उससे संबंधित जो डेटा है उसकी अपर्याप्तता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो IUCN का जो क्षेत्रीय रेड लिस्ट से संबंधित जो दिशा निर्देश है उसको पालन करने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो ये हमने बात की जो हमारे समुद्र आरक्षित क्षेत्र हैं उससे संबंधित चुनौतियों के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो इसमें हमें जलवायु परिवर्तन अनुकूल योजना अपनाने की आवश्यकता है, जो कि भारत में तटीय और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना तैयार करने की इसके अंतर्गत जरूरत है। इसके अलावा जो अंतर विभागीय समन्वय की इसमें आवश्यकता है, क्योंकि जो संकटग्रस्त समुद्री प्रजातियों के संरक्षण और जो तटीय समुदायों के कल्याण हेतु कार्यरत जो सभी संगठन हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इसके अंतर्गत होना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट सेक्शन से। इसी तरीके के सेशंस हम आपके बीच में लाते रहेंगे। इसके साथ ही कल हमारा सेशन आएगा वीक फर्स्ट का 4th सेशन, जिसके अंतर्गत हम जीएस पेपर 4 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसकी जो हैंड रिटन नोट्स की जो PDF है आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, और आप आंसर राइटिंग करते रहिए। और अगर आप उसका इवैल्यूएशन चाहते हैं आपकी आंसर राइटिंग का, तो उसको कमेंट सेक्शन में आप पेस्ट कर सकते हैं उस आंसर का, और जिसका हम आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।